ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कृषि पैदावार को बढ़ाने के लिए जारी की गई जैव सशक्त और जलवायु अनुकूल फसलों की किस्मों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अपर महानिदेशक डॉक्टर डी.के. यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्मों को जारी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से परस्पर बातचीत भी की और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि किस तरीके से अच्छी फसलों के माध्यम से कम संसाधन का इस्तेमाल कर देश के किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंच सकता है। इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं आईसीएआर के एडीजी डॉक्टर डी.के. यादव। डॉक्टर यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने जो 109 किस्मों को जारी किया है और कहते हैं कि उच्च उपज इससे मिलेगा, जलवायु के अनुकूल है और जैव सशक्त है। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो 3 टर्म है ये क्या है और फिर बातचीत करेंगे कि ये कौन सी किस्में हैं। पहला आपने जैसे बताया इन किस्मों के जो गुणों में उच्च उपज, जलवायु के प्रति प्रतिरोधक और जो है जैव प्रबलित। उच्च उपज का यह है कि जैसे हमारा किस्म विकास का कार्य होता है तो उसमें एक किस्म को बनाने में लगभग 8 से 10 वर्ष का समय लगता है और उसके बाद उसकी टेस्टिंग होते होते वो अगर ऑफ सीजन की फैसिलिटी रहती है तो उसको हम लगभग 8 साल में नहीं तो 10 साल तक वो जाके 3 साल उसकी टेस्टिंग डिफरेंट एनवायरनमेंट में होती, मल्टी लोकेशन में, और उसके बाद वो जो है किस्म निकलती है और उसके 2-3 साल बाद किसान तक उसका बीज पहुंचता है। तो ये जो प्रक्रिया है टेस्टिंग की, इसमें जो भी उस क्षेत्र की जो लेटेस्ट वैरायटी, जो हाई यील्डिंग पॉपुलर वैरायटी है, उसके साथ उसको टेस्ट किया जाता है और उसमें हर एक क्रॉप में अलग अलग क्राइटेरिया है, तो उससे वो अधिक उपज वाली प्रजाति होती है, वही आगे जाती है। दूसरा जो आपने कहा कि मौसम का, तो मौसम का जैसे आप अभी देख ही रहे हैं कि जो बरसात का अगर हम देखते हैं तो एक दिन में बरसात पूरे साल की हो जाती है या 6 महीने की हो जाती है, उसके बाद 1 महीने का सूखा है। तो उस तरह का टेम्परेचर का पिछले 2-3 वर्षों से हम गेहूं के केस में देखते हैं, फरवरी के माह में टेम्परेचर एकदम से बढ़ता है और बरसात शुरू हो जाती है अनटाइमली और उससे लगता है कि गेहूं की इस बार फसल में काफी नुकसान होगा। तो इसी तरह से जो सूखा है, हाई टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है, ये बड़ा सैलिनिटी की समस्या है, ये दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है, क्लाइमेट चेंज का एक असर है। तो उसके प्रति भी हमने ये जो किस्में हैं, इनमें ज्यादातर किस्में जितने भी हमारे ये एबायोटिक स्ट्रेस है उनके खिलाफ उनको टेस्ट किया है और कोई एक के लिए, कोई 2 एबायोटिक स्ट्रेस के लिए। जैव प्रबलित में क्या है कि अभी कई बार सवाल ये उठता है कि हमने अधिक उपज के चक्कर में जो उसके गुण थे, जो भी न्यूट्रिएंट्स के पोषक तत्व थे, उनमें थोड़ी कमी होती जा रही है। तो जैसे मुख्य तौर पर जो है आयरन है, जिंक है, प्रोटीन है, उसके अलावा कैल्शियम है, तो उसके लिए हमने काम शुरू किया। क्षेत्र में भी हमने उपलब्धि पाई। तो ये सभी किस्में, इनमें जितनी भी किस्में हैं, हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल के केस में जो न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू है वो बढ़ाने की कोशिश की जो हमारी नॉर्मल वैरायटी से। तो ये प्रयास इन 109 किस्मों में किया गया है। तो डॉक्टर यादव, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 109 किस्मों की फसल को जारी किया, इसमें मौसम अगर बदलता है, हाई टेम्परेचर होता है या ठंड पड़ने लगती है, तो उससे इन फसलों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज ये भी है कि इनमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज हैं वो भी इनमें बरकरार रहेगी और तीसरी की ये हाई यील्ड देंगे। तो ये तो एक बहुत कृषि वैज्ञानिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत आगे की सोच है और आने वाले दिनों में किसानों को इससे बहुत फायदा होने वाला है। निश्चित रूप से किसानों को फायदा होने वाला है, क्योंकि आमतौर पर जैसे जो हमारी ये किस्में हैं, इनमें जैसे जो हम अजैविक दवाओं की बात करते हैं, आप सूखे की बात की, टेम्परेचर की बात की, लो हाई की, उसमें आमतौर पर क्या होता है, जब नॉर्मल किस्म है, अगर वो उस तरह की सिचुएशन आती है स्ट्रेस की, उसमें जो पैदावार की जो कमी होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है। मान लो कोई गेहूं की किस्म है, वो 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देती थी और उसमें अगर बहुत अधिक सूखा आता है तो वो किस्म काफी उसकी पैदावार घट जाती है। इस तरह की इसमें जो किस्में हैं, विभिन्न फसलों में अलग अलग जो तत्व वो हैं बायोटिक स्ट्रेस, तो उसमें जो उसकी जो कमी आएगी उसमें, तो जो नॉर्मल वैरायटी है उससे काफी कम आएगी और निश्चित रूप से जो किसान की जो पैदावार है, जो उत्पादकता है प्रति एकड़ की, प्रति हेक्टेयर की, वो स्टेबल रहेगी
और निश्चित रूप से जो नुकसान आमतौर पर होता है, कभी बाढ़ से हुआ, जल भराव से हुआ, सूखे से हुआ, तो अलग अलग किस्मों में अलग अलग गुण हैं ये इस तरह के, और इन किस्मों को हम उन्हीं क्षेत्रों में डिप्लॉय करेंगे जहां इस तरह की समस्याएं बार बार किसानों को आती है। यदि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरीके के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साधनों का इस्तेमाल कर रही है, इसे भी हम कह सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ मार्केटिंग उनके फसलों की हो, उन्हें अच्छी कीमत मिले, बल्कि फसलों की गुणवत्ता भी हो और नई किस्मों की फसल डेवलप की जा रही हैं। डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे कि ये 109 किस्में जो जारी हुई हैं, इसमें से कौन-कौन सी फसल हैं, क्या प्रमुखता है, क्या उनकी विशेषताएं हैं? इसमें टोटल जो 109 किस्में, ये 61 विभिन्न फसलों की हैं, जिसमें 34 जो हैं वो सीरियल्स की, पल्सीज, ऑयल सीड्स, फोरेज क्रॉप्स, शुगर केन वगैरह की हैं, और 27 किस्में जो बागवानी फसलों की है। इसमें जो अनाजों वाली फसलों में चावल की 9 किस्में हैं, गेहूं की 2 हैं, जौ की 1 है, मक्का की 6 है, और जो मिलेट्स, हमारा जो पिछली साल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष हमने मनाया, तो हमने बड़ा विशेष जोर दिया, तो इसमें भी 5 किस्में मिलेट्स की हैं, 11 दालों की किस्में हैं, तिलहन की 7 किस्में हैं, कुसुम का है, सैफ्लावर जो है, सोयाबीन है, मूंगफली है, तिल है। चारा का जो एक विशेष तौर पर, क्योंकि जो पशुधन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अवयव है किसानों की आय बढ़ाने में, इनकम की स्टेबिलिटी के लिए, तो चारा के लिए भी इसमें हमने 7 किस्में दी है। गन्ने की 4 किस्में हैं। इसी तरह रेशे वाले में 5 कपास की किस्में, 1 जूट की किस्म है, और एक जो हमारे अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप्स बोलते हैं, जिनको पहले हम उनको ऑर्फन क्रॉप्स बोलते थे, बाद में उसको नाम दिया अंडर यूटिलाइज्ड। आजकल उनको हमने जो है क्षमतावान फसलों के नाम से जानते हैं। इसके एक हमारा बड़ा प्रोग्राम है, और 2018-19 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग में आह्वान किया था कि हमें जो ये अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप्स है, इनको मेन स्ट्रीम करना चाहिए। तो इसमें बहुत किस्में नहीं थी, तो उसमें भी हमने 11 किस्में विकसित की हैं, जिसमें कुट्टू है, चौलाई है, विंग्ड बीन है, एडजुकी बीन है, लाल मूंग जिसको बोलते हैं, एक जंगली मोट पसेरा बोलते हैं, कलिंगड़ा है जो बीज में काम आता है। तो इनकी 11 किस्में हमने विकसित की है। इसी तरह से बागवानी में भी 40 किस्में हैं, और ज्यादातर ये किस्में कोई ना कोई स्पेशल ट्रेड्स, क्वालिटी का या कहीं न कहीं ड्रोट टॉलरेंस का इन सभी में है। धान में बात करें तो 2 किस्में जो हैं वो विशेष तौर पर जो सैलिनिटी की सॉइल्स हैं या कोस्टल सैलिनिटी है, उनके लिए उनमें रेजिस्टेंस है, और 2 किस्में आपकी जो है जो सीधी बिजाई की बात करते हैं। आज की डेट में जैसे हम पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में देखते हैं कि जो पराली की एक बड़ी समस्या है और पानी की एक भारी समस्या है, तो सीधी बिजाई की किस्में के आप जैसे गेहूं की बिजाई करते हैं, जौ की बिजाई करते हैं, तो धान में भी उसको सीधी बिजाई के लिए तो उसमें 2 किस्में हैं उसमें, तो उससे लगभग 30% पानी की बचत होती है, और जो लेबर का लगभग 3000 का खर्चा बचता है, और दूसरा जैसे विभिन्न गैसें जो निकलती हैं उसमें भी कमी आती है, वातावरण भी सुरक्षित रहता है। इसी तरह से उसमें रेनफेड के लिए भी है, और एक फास्फोरस की एक समस्या होती है कि आमतौर पर किस्मों में अगर फास्फोरस की मात्रा है तो पौधे की उतनी बढ़वार नहीं होती है, तो लो फास्फोरस टॉलरेंट, जिसमें कम फास्फोरस सहन करने की क्षमता हो और पौधा उसी तरह की पैदावार दे, तो वो भी है। गेहूं में जैसे हमने गेहूं में एक जो पकाव के सम हाई टेम्परेचर की एक भारी समस्या होती है, जैसे मैंने बताया पिछले 2-3 सालों से, वो एक समस्या है। और दूसरा बाई फोर्टिफाइड, उसमें दोनों किस्में हैं, जिसमें कि आपका प्रोटीन 12% के आसपास है, आयरन और जिंक दोनों में जो नॉर्मल वैरायटी से काफी 50% तक ज्यादा है। तिलहन में जो मैंने विभिन्न किस्में बताई, तो इनमें भी जैसे मूंगफली में 51% की एक किस्म है। आमतौर पर मूंगफली में 48-49% तक का ऑयल कंटेंट होता है, तो 2% का जो ऑयल कंटेंट बढ़ाया गया है वो एक विशेष बात है। मूंग में एक हमने सैलिनिटी के लिए एक किस्म निकाली है। गन्ने में जैसे एक CO0238 किस्म थी, हमारे जो गन्ना अनुसंधान संस्थान ब्रीडिंग स्टेशन है कोयम्बटूर का, उसका रीजनल स्टेशन है करनाल में, तो CO0238 एक किस्म डॉक्टर बक्सीराम को उस पर पद्मश्री भी मिला, उसके जो प्रजनक थे। और ये किस्म लगभग जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब में 70-80% क्षेत्रफल उसका हो गया था। उसमें थोड़ा एक जो लाल सड़न बीमारी की समस्या आने की वजह से हमें उसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा था। उस किस्म की खासियत ये थी कि उसमें 2% तक जो नॉर्मल किस्मों से अधिक जो शुगर की रिकवरी थी, और यील्ड भी लगभग 10 टन से ज्यादा का उसमें था। तो किसानों में बड़ी वृहत रूप से जैसे उसका हुआ, और लगभग 50 से 60 हजार प्रति हेक्टेयर का किसान को फायदा होता था। तो उसके अल्टरनेट के रूप में भी हमने 2 किस्में इसमें दी हैं। और एक जो ईस्टर्न यूपी में, बिहार वगैरह में एक जल भराव की समस्या होती है जैसे, तो उसके लिए एक जल भराव के लिए किस्म दी है। कपास में आमतौर पर हम देखते हैं कि बीटी कॉटन की किस्में, सभी जो प्राइवेट सेक्टर का एक डोमिनेंस रहता है,
हमने कुछ समय से बीटी कॉटन की कुछ वैरायटीज हमने डेवलप की थी और अभी कुछ हाइब्रिड किए हैं। और उसमें हाइब्रिड जो प्राइवेट में आमतौर पर होता है कि किसान को हर बार बीज बदलना होता है, महंगा बीज होता है, तो उस तरफ भी हमने प्रयास किए हैं और हम उसको किसानों तक ले जाएंगे। उसमें भी 5 किस्में हैं। जूट एक हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है जो कि आमतौर पर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और उसी क्षेत्र में ज्यादा होती है, आसाम वगैरह में। तो उसकी एक किस्म है जो सफेद जूट की, ये किस्में हैं। तो इसी तरह से जो इनकी 11 जो क्षमतावान फसलों की बात की, तो इसमें जैसे जो जंगली मोट की मैं बात कर रहा हूँ और भांजीरा की बात कर रहा हूँ, तो इसमें पहले किस्में थी ही नहीं। तो इसमें भी हमने जो किस्में दी है और जितनी भी पोटेंशियल क्रॉप्स हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू, पत्तों की, उसके बीजों की, उसके फल की, वो बहुत ही अच्छी है। और उसको निश्चित रूप से एक निश एरिया है उनके जो उगाने के, जो किसान भाई काम करते हैं। तो इस तरह की उन्नत किस्में मिलेंगी तो उनका निश्चित रूप से उनकी आमदनी में जो अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। सरकार की लगातार कोशिश है कि न सिर्फ अच्छी फसलों के माध्यम से किसानों का फायदा हो, बल्कि देश के लोगों का स्वास्थ्य भी पहले से ज्यादा उत्तम रहे, लोग कुपोषण के शिकार ना हो। और इसमें कई सारी फसलें मैं ऐसा देख पा रहा हूं जो विकसित की हैं आप लोगों ने, वो ये है कि उसमें विटामिन की प्रचुर मात्रा है। और कुछ फसलें जैसे गाजर है, कद्दू है, कई तरीके की साग सब्जियां हैं, इनके बारे में विस्तार से बताएं। और क्या इनको घर के किचन गार्डन में भी उगाया जा सकता है? निश्चित रूप से जैसे फसलों की बात करें तो मैंने जैसे बताया लगभग 15 जो ये 69 फसलें जो खाद्य फसलों की हैं किस्में, उनमें जो है 15 किस्में वो बायोफोर्टिफाइड है। आपने प्रोटीन और अन्य विटामिन की बात की, तो जैसे मक्का की 3 किस्म है जिसमें कि जो आपका लाइसिन और ट्रिप्टोफैन जो प्रोटीन होते हैं उनकी मात्रा अधिक है। दूसरी तरफ जो गेहूं में जैसे मैंने बताया आयरन, जिंक की, प्रोटीन की। और जो सब्जियों की बात आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये किचन गार्डन में उगाई जा सकती है। और इसमें जैसे हम आम है, अनार है, अमरूद, बेल आदि ये तो फलों में आते हैं। और सब्जियों में टमाटर है, लौकी की किस्म है, भिंडी है, सेम है, खरबूजा, तरबूज है। तो ये निश्चित रूप से इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू काफी अच्छी है। और ये सभी फसलें जो हैं आप किचन गार्डन में निश्चित रूप से उगा सकते हैं। कंद फसलों में आलू की 2-3 किस्में हैं, बहुत अच्छी किस्में हैं 3 आलू की, जो कि अधिक उपज के साथ साथ बायोफोर्टिफाइड भी हैं। और जैसे मसालों का हमारा देश अग्रणी देश है और काफी मात्रा में हम एक्सपोर्ट मसालों को करते हैं, तो उसमें भी 6 किस्में हैं। जैसे कि एक नेटमेग है, छोटी इलायची है, सौंफ है, अजवाइन है, अदरक, एक आम अदरक बोलते हैं। और फूलों में भी गेंदा, रजनीगंधा की किस्में हैं। और औषधीय हुए फसलों में भी 4 किस्में हैं जिसमें कि वेलवेट बीन है, अश्वगंधा है और मंडूकपर्णी है। तो ये किस्में हैं और निश्चित रूप से इनको हम किचन गार्डन में भी उगा सकते हैं। और हमारा प्रयास इसमें ये रहेगा कि इनका बीज जल्दी से जल्दी हम अपने पूरे तंत्र को लगा के और किसानों तक पहुंचे, ताकि किसान भाइयों को इनका फायदा जल्दी से जल्दी मिल सके। बिल्कुल। और अभी चूंकि आपने बात की जेनेटिकली मॉडिफाइड और बायोफोर्टिफाइड, हमारे श्रोताओं की बेहतर समझ के लिए बताएं कि इन दोनों में क्या फर्क है? बायोफोर्टिफाइड का अर्थ है कि कोई भी किस्म में जब हम जो हमारे पोषक तत्व नॉर्मल से ज्यादा कर देते हैं, जैसे जो नॉर्मल वैरायटी में गेहूं की बात करें तो 8% प्रोटीन है, आयरन कहीं 28% है, जिंक है वो भी 28 से 30% है, तो उसको जब हमने प्रोटीन को 12% कर दिया उसमें, और नॉर्मल प्रोसेस से कोई ट्रांसजेनिक कुछ नहीं है, हमारा जो ब्रीडिंग का प्रोसेस है जैसे सभी वैरायटीज हम डेवलप करते हैं, तो वो हमने बढ़ा दिया। इसी तरह से आयरन और जिंक को बढ़ा दिया, 40%, 42% कर दिया, तो उसको हम बायोफोर्टिफाइड कहते हैं कि आपके पोषक तत्व जिसमें नेचुरल प्रोसेस से, ब्रीडिंग की प्रोसेस से बढ़ा दिया। ट्रांसजेनिक एक डिफरेंट टर्म है। सिर्फ कॉटन में आज की डेट में हमारे देश में ट्रांसजेनिक अलाउड है, जिसमें के दूसरे जीव का जीन लाकर हम उसमें डालते हैं। जैसे इसमें कीड़ों के लिए एक जीन होता है क्राइवन ए बी, क्राइवन ए सी, तो वो एक हमने बैक्टीरिया से लेके पौधे में डाला। तो उसको जब किसी दूसरे आपका समान या उसी तरह का जो नहीं हो जीव, उससे जीन लेके डालते हैं, उसको ट्रांसजीन कहते हैं। ट्रांस मतलब दूसरे उससे लेके डाला। तो इसमें ये जितनी फसलें हैं, इसमें कॉटन के अलावा, क्योंकि कॉटन में ट्रांसजेनिक बीटी कॉटन का प्रचलन है, किसान भाई उगाते हैं, बाकी सभी फसलों में कोई ट्रांसजेनिक नहीं है। बायोफोर्टिफाइड बिल्कुल डिफरेंट टर्म है, वो हमारी जो ब्रीडिंग की नॉर्मल प्रोसेस है उसी से हम किस्मों को पैदा करते हैं। डॉक्टर यादव, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद और श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कृषि पैदावार को बढ़ाने के लिए जारी की गई जैव सशक्त और जलवायु अनुकूल फसलों की किस्मों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अपर महानिदेशक डॉक्टर D.K. यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल
न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।